क्या रात बीत गई, आज तो कोई भी मुर्दा नया नहीं आया। रात के साथ ही शमशान भी शांत हो चला है। भगवान नित्य ही ऐसा करे। अरे ये बड़ा कोलाहल कैसा? अरे ये कौन देवता बड़े प्रसन्न होकर शमशान पर एकत्र हो रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। आपके अनुग्रह से हम लोग सभी विघ्नों से छूटकर स्वतंत्र हो गए। अब हम आपके वश में हैं। जो आज्ञा हो करें। हम लोग अष्टमहासिद्ध, नवनिधि और 12 प्रयोग सब आपके हाथ में हैं। यदि आप लोग हमसे प्रसन्न हैं तो महासिद्धि योगियों के, निधि सज्जनों के और प्रयोग साधकों के पास जाओ। धन्य राज ऋषि हरिश्चंद्र, धन्य। तुम्हारे बिना और कौन व्यक्ति होगा जो घर आई लक्ष्मी का त्याग करे। हम ही लोगों की सिद्धि को बड़े बड़े योगी मुनि पच मरते हैं, पर तुमने त्रिंग की भांति हमारा त्याग करके जगत कल्याण किया। आप लोग मेरे सर आंखों पर मैं क्या करूं, मैं पराधीन हूं। हाँ, एक और बात निवेदन है, वो ये 6 अच्छे प्रयोग की हमारे समय में सदैव सिद्धि होए, परंतु बुरे प्रयोग की सिद्धि विलंब से हो। महाराज जो आज्ञा, हम सब जाते हैं। आज आपके सत्य ने शिव जी के कीलिन को भी शिथिल कर दिया। महाराज का कल्याण हो। कल्याण हो। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, तय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अदम्य पीड़ा से व्यथित व्यक्तित्व, राष्ट्रीयता का अनन्य उपासक, प्रेम का अमर पुजारी और आधुनिक हिंदी का निर्माता एकमात्र भारतेंदु। नवोज्ज्वल जलधार, हार हीरक सोहति, बिच बिच छहरति बूंद, मध्य मुक्ता मणि पोहति। लोल लहर लहि पवन, एक पय एक इमि आवत, जिम नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस, सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान, त्रिविध भय दूर मिटावत। कहूँ बंधे नव घाट, उच्च गिरिवर समसूहत, कहूँ छतरी कहूँ मढ़ी, बढ़ी मन मोहत जोहत। धवल धाम चहुओर फरहरत ध्वजा पताका, घहरत घंटा ध्वनि धमकत धौसा करि साका। मधुरी नौबत बचती, कहूँ नारी नर गावत, वेद पढ़त कहूँ द्विज, कहूँ जोगी ध्यान लगावत। बनारस ज्ञान, भक्ति और कर्म का अनूठा संगम। किसी ने क्या खूब कहा है, खाक भी जिस जमीन की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। इसी अनमोल शहर की अनमोल देन है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। लोग ये मानते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी की जीवंत परंपरा के साकार प्रतिमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत कम समय मिला रचनाकार के रूप में, लेकिन वे अपनी प्रतिभा और अपने त्याग के कारण युग प्रवर्तक हो गए। पूरा युग भारतेंदु युग कहा जाता है। सोमवार 9 सितंबर 1850 को ब्रह्मबेला में लगभग 4 बजे आंखें खोली थीं भारतेंदु ने। ननिहाल में मुर्शिदाबाद के नवाबों से संबंध रखने वाले सेठ अमीचंद के एक छोटे बेटे
फतेहचंद ने बनारस में अपना रैन बसेरा बसाया। उनका बेटा हरश्चंद्र और हरश्चंद्र का बेटा गोपाल चंद्र भगवान के अनन्य उपासक, काव्य प्रेमी, भावुक कवि, विद्यानुरागी, संस्कृत और ब्रिज भाषा के पंडित, जिन्होंने काव्य और पौराणिक विषयों पर 40 ग्रंथ लिखे और सरस्वती भवन की स्थापना कर अनेकों अलभ्य और अमूल्य ग्रंथों को सुरक्षित रखवाया। ऐसे ही प्रकांड पंडित विद्यानुरागी पिता के साहित्यिक व सांस्कृतिक वातावरण में आंखें खोली सेठ गोपाल चंद्र के पुत्र और गोकुल चंद्र के बड़े भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। सो जब 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने एक दोहा कहा, ले ब्योढ़ा ठाड़े भये श्री अनुरुद्ध सुजान, बानासुर के सैन को हनन लगे भगवान। तो पिता का आशीर्वाद मिला कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, जो आगे चलकर सच साबित हुआ। अपने इसी पुश्तैनी मकान में भारतेंदु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। पान खाने के बेहद शौकीन भारतेंदु स्कूल जाने से पहले पान खाते और इसी तालाब में मुंह हाथ धोकर फिर स्कूल के लिए रवाना होते। अल्पायु में ही पिता का साया उठ जाने के बावजूद उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आने दी गई। बचपन से ही संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा पाते हुए बाद में वे क्वींस कॉलेज में भर्ती किए गए। 9 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु ने उन्हें एक और बहुत जिम्मेदार बनाया। सारी चारों ओर की परिस्थितियों के बारे में सोचने, समझने, जानने को बाध्य किया और वहीं उन्हें जीवन को एक विशिष्ट रूप में संयमित भी किया, प्रेरित भी किया। बड़े होने पर भारतेंदु अपने नए निवास भारतेंदु भवन में आ बसे और फिर यहां से उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी प्रकाश वेगवान झरने की तरह फूट पड़ा। कमरे की ये खिड़कियां उनके विचार प्रवाह को दूर तलक एक दृष्टि प्रदान करती रहीं। घर के चप्पे चप्पे पर भारतेंदु की सृजन भरी पदचाप मौजूद है। साहित्य सृजन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, देश समाज की सेवा का व्रत, अंग्रेज और अंग्रेजी के विरुद्ध बिगुल, सब कुछ यहीं से, इसी आंगन से शुरू हुआ। हम तो वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव भक्त होने के नाते विनय, दैन्य व आत्मसमर्पण इनकी भक्ति रचनाओं में देखने को मिलता है। को जाने सेवन वल्लभ पद पंकज को, वल्लभ ही को ध्यान। हमरे मात पिता गुरु वल्लभ और नहीं उरान। हरिचंद वल्लभ पद बल सो, हरिचंद वल्लभ पद बल सो, इंद्र को। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जो जीवन था वो 2 चीजों से प्रभावित हुआ। एक तो उनके पिता और कुल का प्रभाव, दूसरे उनके आराध्य देव भगवान श्री मदन मोहन लाल जी ठाकुर और गुरु श्री गिरधर जी महाराज। और दोनों ने ही उनके जीवन को ऐसा बदला जो कि आज हमारे सामने उनको आराध्य के रूप में खड़ा कर रहा है। पिता ने उनमें जो साहित्यिक प्रतिभा डाली, अपने दरबारियों के साथ बैठा बैठा कर, जहाँ पर स्वतः उनकी कविता फूट चुकी थी 5 वर्ष की उम्र में, और वो पिता के दरबार में ही उन्हीं के ग्रंथ के विषय में जो कविता कह चुके, उससे पिता ने जो आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद उनके जीवन भर काम करता रहा, जिससे कि उन्होंने सारा
अपना साहित्य और जो कुछ भी उन्होंने इस देश को दिया वो उससे बहुत कुछ निर्भर था। राधा वल्लभ वल्लभी वल्लभ वल्लभताई, चार नाम बपु एक पद, बंदत शीस नवाई। सांझ समय आरती करत, सब मिली गोपी ग्वाल, कबहू अकेले ही मिलत, पिय नंद लाल दयाल। गुरु ने श्री गिरिधर जी महाराज ने और श्री ठाकुर जी की सेवा में उनके अंदर प्रेम का बीज बोया और वही कारण था कि वो हर एक चीज से प्रेम करते थे। सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं, कविन के मीत चित्त हित गुण ज्ञानी के, सीधन सो सीधे महा बांके हम बांकेन सो, हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के, चाहिबे की चाह काहू न की परवाह, नेही नेह के दीवाने सदा सूरत निवानी के, सरबस रसिक के सुदास दास प्रेमिन के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ हिंदी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि कचहरियों में जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी उसमें अरबी के पारिभाषिक शब्द बहुत ज्यादा थे, वे लोगों की समझ में नहीं आते थे। उनके खिलाफ भारतेंदु ने अपनी हिंदी चलाई। कहना चाहिए कि उन्होंने हिंदी को नई शैली में ढाला। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न, राज काज दरबार में फैलावहु यह रत्न। हिंदी नई चाल में ढली, इसका ये अर्थ भी हो सकता है हिंदी साहित्य नई चाल में ढला, और ये बात सही है। उनकी जो सबसे बड़ी देन है वो ये कि वो हिंदी साहित्य को देशभक्ति और समाज सुधार की तरफ लाए। मिटत नाही एको सूर, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नाही एको सूर। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में संधि युग के साहित्यकार हैं। एक और वे मध्ययुगीन साहित्यिक परंपरा से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, दूसरी ओर वो नए युग की चेतना को अपनी कृतियों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। ये नए युग की चेतना गद्य के माध्यम से भारतेंदु के साहित्य में अधिक प्रकट हुई है, किंतु काव्य के क्षेत्र में यद्यपि वो ब्रजी के काव्य परंपरा से अधिक जुड़े हुए हैं, फिर भी ब्रजभाषा के अतिरिक्त उन्होंने और भी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हैं। भाषा शोधहु आपनी होई सबे एकत्र, पढ़हु पढ़ावहु लिखहु मिली, छपवावहु कछु पत्र। वो काव्य परंपरा भारतेंदु में पूरी तरह प्रतिफलित मिलती है। ऐसा लगता है कि ब्रजभाषा काव्य
की परंपरा को पूरी तरह वो आत्मसात करते हैं। यही कारण है कि खड़ी बोली में रचना के प्रति वो कम प्रवृत्त हुए हैं। यद्यपि वो अनुभव करते थे कि पद्य और गद्य में दोहरी भाषाएं नहीं चल सकती, और इसलिए खड़ी बोली में उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। खास तौर पर समसामयिक विषयों को और व्यंग्य के विषय को लेकर के उन्होंने रचनाएं खड़ी बोली में ही की है, जो उनके भारत दुर्दशा में वाद है। दौड़ता चला आता है, हाय हाय, अब इससे कैसे बचेंगे? अरे मेरा एक ही और कर जाएगा। हाय, परमेश्वर बैंकुट में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी? हाय हाय, अब मेरे प्राण कौन बचाएगा? अब कोई उपाय नहीं, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा। जागो जागो रे भाई, सोवत निज देश गंवाई, जागो जागो रे भाई। उन्होंने कविता भाषा में की, लेकिन हिंदी का गद्य भारतेंदु की भाषा में आकर के ढला, और वही गद्य निखरते निखरते आज का गद्य हुआ है। सैया तुम हमसे बोलो ना, सैया तुम हमसे बोलो ना, कब के गए कहाँ रैन बिताए, कब के गए कहाँ रैन बिताए, मत घूंघट पट खोलो, सैया तुम हमसे बोलो ना, सैया तुम हमसे बोलो ना। भारतेंदु के नाटकों का अध्ययन करते हुए एक खास बात जो ध्यान में आती है वो ये कि यद्यपि ये कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र, भारत का नाट्यशास्त्र 1930 में प्रकट हुआ, मगर भारतेंदु ने जो अपना आलेख दिया है नाटक, उससे मालूम होता है उन्होंने भारत का नाट्यशास्त्र पढ़ा था, अच्छी तरह अध्ययन किया था। भारतेंदु के नाटकों को एक दृष्टिपात किया जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि जितने प्रकार के प्राचीन नाटक थे सब एक एक तो लिख दें, और आधुनिक नाटक, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन नाटकों का और दूसरे नाटकों का भी अध्ययन किया था, जैसा उनके नाटक के लेख से स्पष्ट है, और वो सब तरह के नाटकों को प्रस्तुत करके हिंदी का भंडार भरना चाहते थे। लगभग 21 काव्य ग्रंथों, 48 प्रबंध काव्यों, सैकड़ों मुक्त काव्यों के अतिरिक्त भारतेंदु ने 24 नाटक लिखे। समाज सुधार का पक्ष और हिंदी गद्य के विकास के कारण नाटक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। नाटक लेखन की क्षमता के साथ साथ उनमें अभिनय क्षमता भी गजब की थी। कई नाटकों में उन्होंने स्वयं भी अभिनय किया और यहां भी वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ले गए। यहां इसी जगह उन्होंने अपनी नाटक मंडली बनाई थी। भारतेंदु की जीवनी अगर और उनके नाटकों का अध्ययन किया जाए, खासकर नील देवी, अंधेर नगरी, तो इसमें राष्ट्रीयता का पुट बहुत अच्छा मिलेगा। और उन्होंने जो भाषा के प्रयोग किए हैं, हम समझते हैं आज भी बनारस की बहुत से डायलेक्ट जिसको कहते हैं, बोलियां, वो शायद कहीं नहीं मिलेंगी। उन्होंने गहन अध्ययन किया। देश की दुर्दशा का वर्णन कभी सीधे सीधे तो कभी प्रतीकात्मक ढंग से करते हुए शासक वर्ग पर भारतेंदु ने करारा प्रहार किया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा व्यवस्था के चौपट पने का नायाब मुहावरा ही बन गया है। गर्मा गरम, जो खाए वो होठ काटे, जो न खाए वो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर देश टके से। चने चने चोर गरम, चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चने जोर गरम, चने टके से। नारंगी ले नारंगी, दोनों हाथ लो। नारंगी ले नारंगी, दोनों हाथ लो। नहीं तो पीछे, नहीं तो पीछे हाथ मलोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई।
जैसे कलकत्ते के विल्सन, मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगर के हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके शेर भाजी लो, टके शेर भाजी। ओए, हिंदुस्तान का आदमी लाख लाख लाख, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक। ओए लो मेवा, टके शेर मेवा, लो मेवा, टके शेर मेवा। जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टका शेर, लुटाई दिया अनमोल माल ले टका शेर, टका शेर भाई टका शेर। ले आटा दाल लकड़ी नमक, आटा दाल लकड़ी नमक, चीनी चावल तेल मसाला, सब माल ले टके शेर। क्यों भाई बाड़िए, आटा कितने शेर? टके शेर। और चावल? टके शेर। और चीनी? टके शेर। और घी? टके शेर। सचमुच सब टके से? अरे महाराज, क्या आपसे झूठ बोलूंगा? क्यों माई, भाजी क्या भाव? टके शेर बाबा जी, टके शेर। नींबुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा और साग सब टका शेर। सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सब चीज टके शेर। हाँ हाँ। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? अरे बाबा जी, लडुआ, हलवा, गुलाब जामुन, जलेबी, खाजा सब टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। हाँ। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? अरे बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके शेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और इसके राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज राज्य और राजा के प्रति अच्छी कविताएं और बहुत कुछ लिखा, मगर गौर से देखा जाए तो उनके नाटकों में बार बार संदेश है कि अंग्रेज राज को दूर करो, धन विदेश चल जाते है अति ख्वारी। ये बात वो बार बार कहते हैं। अंग्रेज राज में सुख था, मगर गुलामी की पीड़ा उनको सालती थी। आल्हा बिरहु को भयो अंग्रेजी अनुवाद, यह लखी लाज नावई, तुम ही न होत विषाद। भारतेंदु ने कमाल किया है, उनके हर एक पात्र अपनी भाषा बोलता है। खासकर प्रेम योगिनी में तो बनारस के जितने ही देशी बोलचाल की भाषाएं हैं, सबका प्रयोग हुआ है। एक और पक्ष नाटक का कि, और खासकर सत्य हरिश्चंद्र नाटक में आप देखेंगे कि वे तकनीकी पक्ष पर भी जोर देते थे। उसमें उन्होंने बताया है कैसा रूप हो, क्या वेशभूषा हो, कैसा श्रृंगार किया जाए, ये सब बातें लिखी हैं। साथ ही नाटक में कहाँ पर्दा गिरेगा, कहाँ उठेगा, क्या पीछे दृश्यावली बनेगी, ये सब उन्होंने लिखा। इससे मालूम होता है कि उनको बहुत अच्छा ज्ञान था नाटक का। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक मात्र ही नहीं रहे हैं, बल्कि आधुनिक हिंदी पत्र संपादन कला के भी जन्मदाता हैं। उनके गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार निकालते थे। भारतेंदु ने इस दिशा में भी पहल करते हुए कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा हरिश्चंद्र मैगजीन। इनके अलावा उन्होंने श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका,
श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, बाला बोधनी, स्त्रीजनों की प्यारी और भगवत घोषणी पत्रिकाएं भी निकाली। कैवचन सुधा के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता, देश की अखंडता, भारत को स्वाधीन करने का संकल्प और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान करते हुए पूरे देश में एक नया जनमत तैयार किया। बच्चों तन कहूँ समय नहीं, तासो करहु ना देर, अवसर चूके व्यर्थ की, सोच करहोगे फेर। उसके साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि जब तक देश में नारी का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बाला बोधिनी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1874 से शुरू किया और 4 वर्षों तक संपादन किया। उन्होंने स्वयं लेख लिखा और अपने मित्रों से उसके लिए लेख लिखवाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं इस देश की, जो नारी हैं, उनका विकास इस तरीके से हो कि वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन भारतीय परिवेश में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हो और वह इस देश की सच्ची नारी बन सकें। भारतेंदु ने साहित्य को आम जनजीवन से जोड़कर जन और साहित्य के बीच की खाई को पाट दिया। भारतेंदु ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य में नवजीवन का संचार किया। इसलिए उन्हें आधुनिक युग का जन्मदाता कहा जाता है साहित्य के क्षेत्र में। यूं तो उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं की, महत्व की रचनाएं की, लेकिन निबंध के क्षेत्र में उनका कार्य विशेष महत्व का था। एक प्रकार से उन्होंने निबंध का आविष्कार ही किया हिंदी के क्षेत्र में। हिंदी साहित्य में निबंध का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया और उसको ऊंचाई तक पहुंचा दिया। भागीरथी के पूर्व भाग में स्थित रामनगर कस्बे को महाराज बलवंत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था तथा गंगा तट पर अपने दुर्ग का निर्माण करवाया। पैसों से भारतेंदु को कभी कोई मोह नहीं रहा और धन के बाबत उनका ख्याल था, हुजूर, इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। भारतेंदु जी काशी के रईस परिवारों में से थे, प्रतिष्ठित परिवारों में से थे और उनका परिवार का और हम लोग के परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हमारे पितामह के पहले भी उनके परिवार से हम लोग का संबंध था। इस नाते वे बार-बार आते जाते यहाँ बार-बार आते जाते रहते थे। हमारे पितामह महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी उनको अपना बच्चा मानते थे, उनको बउआ कहते थे। बउआ जी, हम लोग यहाँ भोजपुर में अपने बच्चे को, छोटा बच्चा तो बउआ कहते हैं। बउआ जी कैसे हो, क्या हो, उनसे भोजपुर में भी बोलते थे और हिंदी में भी बोलते थे। उन दोनों में एक ऐसा सामंजस्य आ गया था, एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकते थे वो। शायद ये उन दोनों का कोई आपस का पूर्व जन्म का संस्कार हो या इसी जन्म में दोनों एक ही विचारधारा के थे, दोनों भावुक थे। बुढ़वा मंगल बनारस का प्राचीन मेला। प्राप्त साक्ष्यों के मुताबिक भारतेंदु के दादा लाला हरश्चंद ने इसकी शुरुआत की थी। 1735 में अवध के नवाब शहादत खां के चकलेदार मीर रुस्तम अली ने इसे महत्ता प्रदान की।
काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने इसे काफी प्रोत्साहन दिया। नाव और बजड़ों पर सजी महफिलें बुढ़वा मंगल की खास विशेषता थी। रामनगर की रामलीला अर्थात भारतेंदु के व्यक्तित्व का एक और पहलू। काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह द्वारा आयोजित रामनगर की रामलीला में वे काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं हम, कविन के मीत हित चित गुन खानी के, सीधन सो सीधे महा बांके हम बांकन सो, हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के। चाह बे की चाह काहू की न परवाह, नेही नेह के दीवाने सदा सूरत निभानी के, सर्वस रसिक के सुदास दास प्रेमिन के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ऐसे अलौकिक गुणों से संपन्न उस महान व्यक्तित्व को जब हम याद करते हैं तो यही पाते हैं कि उसमें ये बातें आई कहां से? भारतेंदु की प्रतिभा से। भारतेंदु की कुंडली और हस्तरेखा आज भी मौजूद है, पर इनकी विलक्षणता तो किसी ज्योतिषी के सिद्ध किए बिना अपने आप ही सिद्ध है। खड्ग विलास प्रेस के संस्थापक संरक्षक महाराज कुमार रामदीन सिंह भारतेंदु के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। खड्ग विलास प्रेस ने ही सबसे पहले इनकी पुस्तकें छापी थीं। महाराज कुमार रामदीन सिंह से इनकी घनिष्ठता भी काफी थी और उनके आवास प्रेमधन में उनका आना जाना होता था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र बड़े ही प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभाशाली और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे, साहित्यकार थे और जितने बड़े वे अनन्य कृष्ण के भगवान के भक्त थे, उतना ही देश माता के प्रति, भारत माता के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी और निष्ठा थी। समाज के लिए, साहित्य के लिए, काव्य के लिए जितना कुछ वो कर सकते थे अपनी थोड़ी सी अवस्था में करते रहे, निरंतर करते रहे। तासों सब मिली छाड़ी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करो अहे भ्रात गण आ। बनारस का जो अपना पंथ था वो उनसे कभी नहीं छूटा, उसे बराबर उन्होंने अपने साथ रखा और यहाँ की जो संस्कृति थी वो उसमें सराबोर रहे और साथ साथ शिक्षा स्वयं बहुत कम ग्रहण कर पाए, स्कूली शिक्षा जिसे कहते हैं, लेकिन उन्हें चिंता बराबर रही कि समाज में जो हमारा बालक बालिकाओं का वर्ग है उसे समुचित शिक्षा मिले, देश का बोध हो, स्वदेश की भावना उनमें बढ़े और इस तरह से जो पराधीन भारत था उसकी चिंता बराबर करते थे कि वह देश की जो दशा है, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, उसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाए। तबीयत से शौकीन भारतेंदु अपने वस्त्रों और पोशाकों के प्रति भी खासे शौकीन और साकांक्ष थे। बेल बूटेदार कशीदाकारी किए नायाब किस्म के कपड़ों का चुनाव वे बड़ी रुचि और नफासत से करते थे। उनकी शॉल और खास किस्म की गोल टोपी तो आज उनकी विशिष्ट पहचान ही बन गई है। वस्त्रों की सज-धज अतर के बिना संपूर्णता कैसे पा सकती है भला? और भारतेंदु जी तो इत्र का भी अच्छा खासा शौक रखते थे और बड़े चाव से तरह तरह के इत्रों का प्रयोग करते थे। भारतेंदु के अनेक पक्षों में एक पक्ष है उनकी विनोद प्रियता। मैं दो एक उनके
संस्मरण सुनाऊंगा। एक तो यह कि एक बार जब वायसराय काशी आए तो यहाँ जो लोग अंग्रेजी वेशभूषा में थे उनसे उनका परिचय करा दिया गया और जो लोग भारतीय वेशभूषा में थे उनको छोड़ दिया गया। इससे सब लोग बड़े दुखी हुए। सायंकाल दरबार था तो वहां सबको जाना था। भारतेंदु जी भी आमंत्रित थे, लेकिन वो खुद इक्के पर बैठ के साधारण वेशभूषा में गए और अपनी वेशभूषा, अपना ड्रेस मशालची को पहना दिया। और वो जब दरबार शुरू हुआ, वायसराय ने पूछा वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहाँ है, तो वो मशालची खड़ा हो गया और अपनी मशाल ऊंची कर ली। तो उससे पूछा गया कि भारतेंदु बाबू कहाँ हैं? बोले फाटक पर बैठे हैं, अंदर नहीं आने दिया गया। सब लोग बाहर गए। उनसे पूछा कि ये क्या हालत है, आप काहे अंदर नहीं आए? तो उन्होंने कहा आपके यहाँ केवल वस्त्र जाते हैं, वेशभूषा की आपके यहाँ इज्जत है, आदमी की इज्जत नहीं। एक अप्रैल फूल वो बहुत मनाते थे। एक प्रसंग ऐसा था कि एक बार उन्होंने कहा कि एक बड़े भारी संगीत शास्त्री आए हैं, उनका गायन होगा। सब लोग वहां बड़ी भीड़ जुट गई और देखा कि एक सज्जन उल्टा तंबूरा लिए और वहां खड़े हैं और रेंक रहे हैं और अपने को गर्दभ गायन शास्त्री बता रहे हैं। इसी तरह से एक बार उन्होंने उड़ा दिया, अपने गुरु को भी इसमें चकमा दे दिया, क्योंकि लगी थी बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद से कि आपको हम चकमा देंगे। तो कहा एक मेम आई है, वो खड़ाऊ पहन के गंगा पार करेगी। दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने देखा कि गुरु जी भी, शिव प्रसाद सितारे हिंद भी भागे चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे आप भी आ गए? कहा हाँ, हमको भी वो कौतुक देखना था। ऐसी कोई मेम नहीं थी। और एक बार एक इत्र वाला आया, उनसे कहने लगा कि बनारस में कोई कदरदान नहीं है, मैं जयपुर से इत्र लेके आया हूं। उन्होंने कहा दिखाओ हमको। तो जो जो इत्र वो देता था उसको हथेली पर लेके उस सिर में लगा लेते। तो वो लगा चिल्लाने, उनका तुमको पैसा ही चाहिए ना, यहाँ बहुत कदरदान है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर वो इत्र के दिए जलाते थे। ऐसे ही एक बार उनसे बहुत सा धन एक सज्जन ले गए थे उधार। ये रात में आके चिल्लाने लगे, अरे साहब चोर सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने उससे कहा कोई बात नहीं है, चोर आपको नहीं ले गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु की प्रतिभा का एक और पक्ष था फोटोग्राफी। उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें उनके शौक को पुष्ट करती हैं। गंभीर साहित्य के अलावा पुरा विज्ञान में भी उनकी गहरी रुचि थी। भारतेंदु ने सबसे पहले होम्योपैथी चिकित्सा की प्रैक्टिस की शुरुआत की। उन्होंने अपना छापाखाना भी खोला और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। साहित्य के साथ साथ समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा आदि की खुलकर हिमायत करने के साथ साथ वे यात्राएं भी खूब करते थे। उनकी पहली रेल यात्रा जगन्नाथपुरी जाते समय हुई। साहित्य में रुचि, धर्म में रुचि, सामाजिक सुधारों की प्रवृत्ति और धार्मिक रुचि और धर्म में सुधार की प्रवृत्ति, ये सब भारतेंदु जी में विकसित हुई अपने पिता से मिले संस्कारों के फलस्वरूप। एक बार जब भारतेंदु जी जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति आकर के उनसे मांगता था वो उसको दे दिया करते थे। इस पर किसी ने टिप्पणी की, उनके किसी मित्र ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबूजी ने तो नाम ही हमारा हरिश्चंद्र रख दिया है, तो फिर देने में हिचकने का प्रश्न कहां उठता है। और उसी तरह दानी हरिश्चंद्र और सत्य हरिश्चंद्र जो एक बार कह दिया, उस बात पर अटल रहना, अपनी कही हुई बात को पूरी तरह से निभाना, ये भारतेंदु जी ने सारे जीवन किया। मित्रों की गोष्ठियों में बैठकर कहे लगाना, गाना बजाना, नाचना, तरह तरह के कौतुक करना और आवश्यकता पड़ने पर, प्रसंग आने पर करारा व्यंग करना, अपनी बातों के ऊपर भी, कही बातों के ऊपर भी और अपने किए कामों के ऊपर भी
टिप्पणी करना ये भारतेंदु जी की बहुत बड़ी बात थी। भारतेंदु जी एक साथ साहित्यकार भी थे। अत्यंत रसिक कोमल मन उन्हें मिला था और उसके कारण ही वो इतना कुछ काम कर पाए, इतने लोगों का स्नेह वो पा सके। दिल मेरा ले गया दगा करके, दिल मेरा ले गया दगा करके, बेवफा हो गया वफा करके, बेवफा हो गया वफा करके, दिल मेरा ले गया दगा करके। हिज्र की शब घटा ही दी हमने, हिज्र की शब घटा ही दी हमने, दास्तां जुल्फ की बढ़ा करके, दिल मेरा ले गया दगा करके, दिल मेरा ले गया दगा कर। और उनकी पंक्ति है कि जब भारतेंदु नहीं रहेंगे तो प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। भारतेंदु के इस ऐतिहासिक और अमर योगदान को देश ने सर आंखों से लगाया। लखनऊ में उनके नाम पर भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। दिल्ली की साहित्य कला परिषद उनके नाम से भारतेंदु नाट्य उत्सव आयोजित करती है। दिल्ली में एक सड़क उनके नाम को समर्पित है और स्वयं भारतेंदु द्वारा खोला गया प्राइमरी चौखंबा स्कूल अब भारतेंदु कॉलेज की गरिमा प्राप्त कर चुका है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष भी बड़ा आकर्षक है। वे संबंधों के निर्वाह करने वाले थे और जीवन पर्यंत उन्होंने अपने प्रणय संबंधों का निर्वाह किया और ऐसा नहीं कि उसे दुराव रख करके स्पष्ट रूप में, मुखर रूप में निर्वाह किया। प्रेम जोगिनी जो उनका अंतिम नाटक है लगभग इस ओर इशारा करता है और इस ओर इशारा करता है कि इस ऊपर से विनोदी हास परिहास प्रिय व्यक्तित्व के भीतर कितना गहरा विषाद छिपा हुआ है। उनके जीवन में दो महिलाएं विशेष रूप से आईं, माधवी और मल्लिका, जिनकी चर्चा बराबर उनके जीवनीकारों ने की है। उनकी रचनाओं, उनके पत्रों के द्वारा भी जिनके ऊपर प्रकाश पड़ता है। निश्चित रूप से ये संबंध मधुर थे। उनके जीवन को, उनके लेखन को, उनकी ऊर्जा को, उनकी साहित्यिक ऊर्जा को जिन्होंने निश्चित रूप से अनुप्रेरित किया, अनुप्राणित किया। मल्लिका का तो उनके जीवन के ऊपर बड़ा गहरा असर था और
उस समय के समाज और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए जो बातें उस प्रसंग में कही जाती हैं, कुछ बहुत स्वाभाविक लगती हैं, कुछ अस्वाभाविक लगती हैं, मगर इतना निश्चित है कि वो संबंध दो व्यक्तियों के मन का बड़ा गहरा संबंध था और जो अंतिम समय तक बना रहा। प्रेममय का एक ऐसा प्याला है जो कब किसके लिए किसके नाम से छलक जाए कोई नहीं जानता। भारतेंदु के प्रेम का प्याला भी छलका मल्लिका के नाम। पत्नी और प्रेमिका के दो अलग अलग रूपों के बीच जीते हुए भारतेंदु अपने अंतिम समय तक दोनों रूपों से बंधे रहे। हे ठाकुर जी, उनका कष्ट दूर करो। किस अपराध की ऐसी सजा दे रहे हो? हे राधा रानी, तुम तो दया करो। ये तो तुम ही अपना सर्वस्व अर्पण करके बैठे हैं। हे प्रभु, अब क्या करें? हमारी ऐसी परीक्षा लोगे, इस बात का कई दिन से हमें डर था। विवाह लाओ। बेचारी का क्या कसूर? दुनिया ने इसे सताया, किसी ने बाह पकड़ी, सहारा दिया, निभाया। कैसी सुंदर है। हे ठाकुर जी, सबकी नैया पार लगाना। कैसा जी है? ठीक नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर जी कहते हैं ठीक नहीं है। आप कैसी हैं? जैसा ठाकुर जी अरे तुम आप इनके पास बैठिए, मैं पानी गर्म करने को कहकर आती हूँ। कैसे हो? हमारी याद नहीं आती कभी? मारग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जे मेरो भलो विधि और उपाय सबय बिरथा है। भावरे हैं
बिजके सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन विधा है। कुछ सुनाओगे नहीं? क्या सुनावी? जो तुम्हारा जी चाहे। जयति जयति श्री राधिका चरण जुगल करीने जाकी छटा प्रकाश ते पावत पामर प्रेम दक्षिण दिशि चंद्रावली श्री राधा दिशि वाम तीनी के मधे तीनी के मधे नट रूप धर जय जय श्री घनश्याम। तुम्हें सब कंठस्थ है। आजकल कुछ और करने को है नहीं, यही करते रहते हैं। हाँ, कोई बंगाली गीत सुनाओ। आदोरे आदोरे भालो तो छिले যে তোমার অনুগত তার কি করিলে নব জলধর তুমি তৃষিত চাতক আমি ওহে প্রাণনাথ কথা বারি বিন্দু বরশিলে প্রাণ প্রিয় প্রাণধন বল যাত না এমন চন্দ্রিকার হৃদয়ে কেন গো দিলে আদরে আদরে ভালো তো ছিলে। हम चलते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, परंतु व्यक्ति के कर्म सृष्टि के अंत तक निरंतर चलते रहते हैं और मनुष्य को प्रदान कर जाते हैं उसकी शाश्वत अमरता। कहेंगे सबे ही नैन नीर भरी भरी पाछे प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रही जाएगी। प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रही जाएगी। कहानी रही जाएगी।